पिछले सिर्फ एक साल में आईआरएफसी की शेयर प्राइस 150% से बढ़ गई और पिछले एक महीने में 50% से, जिसके बाद हर जगह इसी शेयर की चर्चा चल रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन देखिए, किसी भी बिजनेस को समझने के लिए और शेयर प्राइस क्यों बढ़ रही है, इसे समझने के लिए हमें उस बिजनेस को समझना पड़ेगा कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी बिजनेस की कितनी मार्जिन्स है, मार्जिन अच्छी है तो क्या वो प्रॉफिट में तब्दील हो रही है। और साथ ही आईआरएफसी का ये शेयर जब वंदे भारत ट्रेन की ऑर्डर की बात होती है या फिर अमृत भारत स्टेशन के लॉन्च की बात होती है, तब क्यों उछलता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इस वीडियो को हमने दो पार्ट में कवर किया है। पहले पार्ट में हम डिटेल में आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल समझेंगे ताकि आपको ये पता चले कि क्यों शेयर प्राइस बढ़ रही है और क्यों कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। और सेकंड हाफ में हम ये बात करेंगे कि क्या सही में उस बिजनेस में इतने फ्यूचर पोटेंशियल है कि ये जो ग्रोथ है बिजनेस की ये जारी रहे। तो सेकंड पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इस वीडियो के आखिर तक आप आईआरएफसी को स्टार्ट से एंड तक पूरी तरह से जान लोगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, आईआरएफसी की बात हम पहले भी एक बार कर चुके हैं, पिछले साल के मुहूर्त ट्रेडिंग के वीडियो में, जहां पर मैंने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स की बात की थी कि उस मुहूर्त ट्रेडिंग में मैं किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं, जो कि मैं हर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन साल में एक बार बनाता हूं। उस टाइम आईआरएफसी की शेयर प्राइस 19.8 रुपीज के करीब चल रही थी। अभी वो बढ़ गई है, 21 रुपए के करीब चल रही है। फिर भी मैं उसमें और अमाउंट इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। लेकिन इन्हीं 10 महीनों में चीजें बहुत बदल गई हैं। शेयर प्राइस 19 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के ऊपर चली गई है। बिजनेसेस में भी कई सारे चेंजेस आए हैं, तो उन्हें समझना बड़ा ज़रूरी है। और इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा बिजनेस की हिस्ट्री में जाना होगा। देखिए, 1980s तक इंडियन रेलवे को जो भी पैसा चाहिए था उसका इंतजाम इंडियन रेलवे को करना पड़ता था। अब उस टाइम एक्सपेंशन के लिए जो भी पैसा चाहिए था वो इंडियन रेलवे अपने रेवेन्यू से मैनेज करती थी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उसे थोड़ा कुछ फंड्स प्रोवाइड कर देती थी हर एक बजट में। लेकिन उसी टाइम इंडियन रेलवे को ये समझ में आया कि सिर्फ इन्हीं पैसों से इंडियन रेलवे का एक्सपेंशन होना पॉसिबल नहीं है। हमें एक ऐसी एंटिटी चाहिए जहां से हम पैसा उधार ले सके, लोन ले सके, बॉन्ड के जरिए जैसे भी, और फिर उन पैसों से हम रेलवे के ऑपरेशन को फंड कर सके। लेकिन जब उन्होंने फंड रेज करने की बात की तो उन्हें बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऐसा नहीं कर सकती। रेलवे को जो भी पैसा चाहिए, अगर उनको वो रेज करना है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जरिए ही रेज करना पड़ेगा। अब ये चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कुछ सही नहीं लगी और इसीलिए इन्होंने क्या किया, आईआरएफसी की स्थापना की, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने लिए पैसा रेज करना शुरू किया ताकि रेलवे का एक्सपेंशन कर सके। अब देखिए, आप रेलवेज की बात करते हैं तो रेलवे में जो भी चीज़ें आती है दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। रेलवे में क्या है कि जो कोचेस हैं पैसेंजर ट्रेन के या फिर मालगाड़ी के डिब्बे, इंजिन्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये रोलिंग स्टॉक एसेट में आती है। दूसरे है प्रोजेक्ट एसेट्स। इसमें क्या आता है, जैसे प्लेटफॉर्म है, साथ ही कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है, नई लाइन जा रही है, तो वो भी प्रोजेक्ट एसेट में आएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट एसेट में आ गई। तो इस तरह रेलवे की जो भी चीज़ें वो इन दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, जिसके लिए आईआरएफसी उन्हें फाइनेंशियल लीजिंग प्रोवाइड करती है। अब सवाल ये आता है कि ये फाइनेंशियल लीजिंग क्या होती है। लीज तो समझ में आता है कि किसी चीज़ को किसी ने घर देना है। अब कोई ऑफिस किसी को लीज पे देना है 3 साल के लिए, तो लीज पे दे दिया, 3 साल तक वो रहेंगे वहाँ पर, उसका पैसा देंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे, फिर कोई और आएगा लीज पर, ओनरशिप ओनर के पास ही रहेगी। ठीक है, समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और आईआरएफसी के बीच जो अग्रीमेंट है वो बड़ी अजीब है, बड़ा अलग है। उसको हम डिटेल में समझेंगे। ये पार्ट आप मिस मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको आईआरएफसी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि यहीं पर हम आईआरएफसी के मार्जिन की बात करने वाले हैं। अब देखिए, दो तरीके की लीज होती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज, दूसरी होती है फाइनेंशियल लीज। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपने वो मूवी देख ली दोस्तों वाली, क्या नाम है उसका, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप चले गए और उसे देखकर आपको भी लगता है कि हम भी अपने दोस्तों के साथ गाड़ी वाड़ी लेके कहीं पर निकल पड़े, बिकॉज काम तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। तो आप किसी पर कार रेंट पर लेते हो 7-8 दिन के लिए और चले जाते हो। तो वह यहाँ पर क्या हुआ कि आपने कार 7-8 दिन के लिए रेंट पर ली और फिर वो 7-8 दिन के लिए आपने उनको पैसे दे दिए। ठीक है, सिंपल थिंग। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लीज, कि जितना ऑपरेशन की, जैसे ऑफिस भी जाते हैं लीज पे, वो भी ऑपरेटिंग लीज पर ही जाते हैं। अब सवाल आता है कि फाइनेंशियल लीज क्या है। मान लीजिए कि ट्रिप पर जाते जाते आपको एक आइडिया आता है कि यार ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया है कि कार रेंट पर दो और ये जो कार की कॉस्ट है ये शायद कुछ ही टाइम में कवर हो जाएगी, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मान लेते हैं कि आपको ये जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है कार रेंटिंग के वो पसंद आते हैं, तो आप भी डिसाइड करते हो कि चलो आज से मैं भी कार रेंट पर दे दूंगा। तभी आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि रेंट पर देने के लिए मेरे पास पैसे तो होने चाहिए कि मैं कार खरीदूं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कार रेंटिंग का बिजनेस करना है तो आपको 2-4 दिन के लिए तो कार चाहिए नहीं, लंबे टाइम के लिए चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उस कार को फाइनेंशियल लीज पर लेंगे। अब ये फाइनेंशियल लीज ऑपरेटिंग लीज से कैसे अलग है, तो ऑपरेटिंग लीज में आपने जितना दिन का यूज़ किया उतने पैसे दे दिए। फाइनेंशियल लीज में क्या होता है कि उस एसेट की जितनी लाइफ है तब तक उसका लीज पीरियड होता है। अब देखिए, कोविड के बाद आरबीआई ने और यूएस जैसी कंट्रीज़ में भी इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेज़ी से घटाए गए, जिसकी वजह से आईआरएफसी को बहुत कम कॉस्ट में पैसा बोरो करने में मदद हुई, जो कि यहाँ पर विजिबल भी है।
लेकिन 2022-23 में इंडिया में इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए और बाहर कंट्रीज़ में भी बहुत बढ़ गए, जिसके बाद मुझे लगता है वो डेटा तो अभी है नहीं, लेकिन उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो तो बढ़ जाएगी IRFC की। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर ये इंटरेस्ट रेट्स कम ज़्यादा होने लगे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम ज़्यादा होने लगी, तो क्या इससे IRFC की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल अग्रीमेंट की गई है IRFC और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बीच। ये अग्रीमेंट आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आपने बिजनेस मॉडल इनका समझ लिया। तो साल में एक बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और IRFC बैठते हैं और ये पता करते हैं कि इस पर्टिकुलर साल में एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या रही है। जैसे मान लीजिए कि एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 8% है, तो उसके बाद ये दोनों डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर कितने परसेंटेज चार्ज करके आपको लीज पर देना है। यानी कि 2019 में ये जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर का जो चार्ज है उसे ये मार्कअप चार्ज बोलते हैं, वो उन्होंने रोलिंग स्टॉक एसेट के लिए 0.4% रखा था और प्रोजेक्ट एसेट्स के लिए 0.35% रखा था। यानी कि अगर एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग उस साल की 8% है तो IRFC इंडियन रेलवेज को रोलिंग स्टॉक एसेट्स 8.4% की फीस पर दे देंगे और साथ ही प्रोजेक्ट एसेट्स 8.35% पर, जो कि मार्कअप फी डिसाइड हुई है उस पर्टिकुलर साल में। तो ये हर साल बैठ के डिसाइड किया जाता है। तो अगर किसी साल में मान लीजिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है तो उसके बाद भी उसके ऊपर मार्कअप फी लगाई जाएगी। ये नहीं कि मतलब हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इतना ही पे करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से चाहे कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो या ज़्यादा, IRFC को प्रॉफिट होना तय है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो 0.4% मार्कअप दे रहे हैं, 0.35% मार्कअप दे रहे हैं, इसमें क्या काम चलेगा? ये काम तभी बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा जब दो कंडीशन फुलफिल होती है। पहली कि गेम वॉल्यूम का हो, जो कि यहाँ पर है भी। देखिए IRFC का अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट हम देखते हैं, यानी कितने रुपए के एसेट्स उन्होंने इंडियन रेलवेज को लीज पर दिए, उसका नंबर आप देखते हैं, तो ये नंबर हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2018-19 में ये 2 लाख करोड़ के करीब था, जो कि अब 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अब ये आगे कितना बढ़ेगा इसके बारे में हम वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे, क्योंकि फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस समझे बिना हम ये बता ही नहीं सकते कि कंपनी की ग्रोथ जारी रहेगी या फिर नहीं। तो अगर आप ये अमाउंट देखते हैं तो सारी लाख करोड़ में अमाउंट है, जिसकी वजह से अच्छा खासा वॉल्यूम बन जाता है और IRFC के लिए अच्छा खासा रेवेन्यू भी बन जाता है। 2019 में लगभग 11,000 करोड़ का रेवेन्यू था IRFC का इसी के चलते, जो कि 2023 तक 23,000 करोड़ पर चला गया। यानी पिछले 4 साल में वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरी चीज़, आपके एक्सपेंसेस कम होनी चाहिए, क्योंकि मार्कअप फी थोड़ी कम है परसेंटेज वाइज, तो आपके एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। IRFC में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इनके अगर टोटल एम्प्लॉयज़ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 26 इनके एम्प्लॉयज़ हैं। द अशोक करके होटल है न्यू दिल्ली में, यहाँ पर बैठ के 26 लोग काम करते हैं। ज़्यादा कुछ खर्चे हैं नहीं, मेनली 2 ही काम है इनके, मेनली बोरोइंग पर काम करना, अलग अलग बॉन्ड्स को इशू करना, और दूसरा काम है इनको लीज पर ये एसेट्स दे देना, जिसके लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बहुत ही एसेट लाइट ये बिज़नेस है, खर्चे ज़्यादा है ही नहीं। और बिज़नेस ऐसा है कि मैनेजमेंट कोई भी हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये वॉरेन बफेट बोलते ना, एक बिज़नेस की कैटेगरी आती है कि जिसमें गधा भी बैठा हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अब तक हमने ये तो देख लिया कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, और इस स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल के चलते कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी हुई है और शेयर प्राइस की ग्रोथ भी हुई है। अब सेकंड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि क्या कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, क्या कंपनी की ग्रोथ आगे भी इस तरह की रहेगी। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पर नज़र डालनी पड़ेगी। देखिए इंडियन रेलवेज जो है वो अपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें 2 तरीके से कवर करती है। एक है उनको रेलवे बजट में कुछ बजट मिलता है, उससे काम चला लेते हैं, और दूसरा है IRFC से पैसा ले लेते हैं। अगर हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि आपके शहर में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर 4 पटरियाँ रहती है, उससे ज़्यादा भी रहती है, लेकिन शहर खत्म होने के बाद वो 2 पटरियों में कन्वर्ट हो जाती है। अब इंडियन रेलवे इस पर काम कर रही है कि तीसरी पटरी लाई जाए और एक स्पेशल कार्गो लाइन भी उसके जरिए चलाई जाए। अब देखिए गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो पॉलिसी के तहत इंडियन रेलवेज को कई सारे एडिशनल टर्मिनल्स की ज़रूरत है, जिसके चलते वो 100 टर्मिनल्स 2025 तक बनाने का प्लान कर रहे हैं। अब इसके लिए भी जो पैसा आएगा उसमें से काफ़ी सारा पैसा IRFC से लिया जाएगा। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, वंदे भारत की कुछ ट्रेन्स चलाई गई जो काफ़ी सक्सेसफुली चली, जिसके बाद 400 और ट्रेन्स मंगाई गई है। अब जब हमने एक वंदे भारत ट्रेन की कॉस्ट देखी तो वो 108 करोड़ है। अब 108 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 400, तो ये लगभग 40 to 43,000 करोड़ का तो बजट सिर्फ इसके लिए लग जाएगा। और इंडिया में लगभग 1200 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बनाए जा रहे हैं, जिसका जो पहला फेज़ है उसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली हुआ है। तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हो कि रेलवे स्टेशन नए नए बन रहे हैं, नई नई ट्रेन शुरू की जा रही है, रेलवे की पटरियाँ बढ़ाई जा रही हैं, साथ ही कार्गो पर फोकस किया जा रहा है ताकि एक लाइन डेडिकेटेडली कार्गो की चल सकें। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो क्लियरली समझ में आती है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ जो पिछले 4-5 साल में हुई, उसी स्पीड से या उससे ज़्यादा स्पीड से आने वाले टाइम में बढ़ाई जाएगी।
अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैटर करती है कि कौन रेलवे मिनिस्टर है और कितने अग्रेसिव वो है। तो देखिए क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो आपको सरकार का भी एनालिसिस करना होता है कि कौन मिनिस्ट्री चला रहे हैं। अब अगर करंट गवर्नमेंट में 2 मिनिस्ट्री थोड़ी हाईलाइट हो जाती है, पहली है रोड मिनिस्ट्री और दूसरी है रेलवे मिनिस्ट्री, जिसमें काफ़ी तेज़ी से एक्सपांशन होता हुआ दिख रहा है। तो इन्हीं चीज़ों के चलते एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है अगले साल के इलेक्शन का। तो अगले साल के इलेक्शन के बाद अगर अश्विनी वैष्णव फिर से रेलवे मिनिस्टर बनते हैं या फिर उनकी जैसी स्ट्रांग पर्सनैलिटी अगर बनती है तो ये ग्रोथ जारी रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फिर से कंपनी को रीएनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी की जो एक्सपांशन स्ट्रैटेजी है वो कंप्लीटली उनके हाथ पे है, उनके विजन पर है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट है वही उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो आपको वॉच आउट करना पड़ेगा अगले साल के इलेक्शंस पर। और एक अगला फैक्टर है जो हमें इस बिजनेस में समझना जरूरी है, वो ये है कि ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्रोथ रहेगी तो बिजनेस ग्रोथ भी रहेगी, पर क्या वैल्यूएशन सही है? बिकॉज पिछले एक महीने में 50% से शेयर प्राइस बढ़ गई है, जिसके चलते कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो 4-5% के करीब हुआ करता था वो अब चला गया है 10% से भी ऊपर। अगर मैं कंपनी के लिस्टिंग डेट से अब तक की बात करूं तो कंपनी का एवरेज पी 5.5 का रहा है, अब अचानक से वो 10 से भी ऊपर चला गया है। तो अगर हम इसे बाकी सरकारी कंपनी से कंपेयर करते हैं जो भी अपने अपने सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे कि पावर फाइनेंस कंपनी वगैरह, तो ये पता चलता है कि कंपनी का पी उनके कंपेरेटिवली काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ा बहुत पिछले कुछ टाइम में बढ़ गया है। तो तब तक आप बिजनेस का और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं और फिर अगर आपको लगता है कि अब बिजनेस सही है तो उसके बाद सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें तो 15-17% की बिजनेस ग्रोथ इजीली यहाँ पर पॉसिबल लग रही है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने IRFC में इन्वेस्ट किया लेकिन उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो उन्हें भी बता दीजिए। और फिर जो बाकी आपके दोस्त रहेंगे इन्वेस्टर्स, उन्हें भी इस बिजनेस के बारे में बताइए, ताकि आप ब्लाइंडली या फिर टिप्स पर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट ना करें। खुद एनालिसिस करके डिटेल में चीज़ों को समझ के रिसर्च करके अपनी डिसीजन ले। और जाते जाते हमारे फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, बस आखिरी दिन बचा है इसकी प्री बुकिंग का। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, जिससे यूट्यूब को पता चलेगा कि फिनोशियंस ने कुछ अच्छा बनाया है तो और ज़्यादा इसे प्रमोट किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।